हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर को। और प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हम आज बायोलॉजी के इस तीसरे लेक्चर में ये जानेंगे कि प्यारे साथियों, पत्ती की संरचना होती कैसी है और पत्ती पौधे के लिए क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं। आज हम वो जानेंगे और वो सीखेंगे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्ती के संरचना की। किसकी बात करते हैं? पत्ती के संरचना की। पत्ती की संरचना होती कैसी है? तो प्यारे बच्चों, जो पत्ती होता है वो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जो हमारी पत्ती होती है वो पौधे का क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। क्योंकि लल्ला, पत्ती के कारण ही पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की वही प्रक्रिया जिसके कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए पत्ती की आवश्यकता होती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जो पत्ती होती है वो क्या होती है? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। यानी साथियों, पत्ती मुख्यतः कार्य क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है। और पत्तियां हरी होती हैं। वो हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। और ये क्लोरोफिल करता क्या है? ये क्लोरोफिल प्यारे साथियों, यही क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश के ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश के ऊर्जा को ग्रहण करता है, जिसके कारण पत्तियां अपना भोजन बना पाती हैं। क्लियर है? तो पत्ती समझ में आई कि पत्ती क्या होती है दोस्त? पत्ती क्या होती है मेरे लल्ला? पत्ती जो होती है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, और इसी के कारण पौधे अपने भोजन को बना पाते हैं। पत्ती के कारण ही पौधे अपने भोजन को बना पाते हैं। और प्यारे लल्ला, और ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य करती है। और पत्तियां हरी होती है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। पत्ती के कुछ भाग को जानते हैं कि पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं, पत्ती के क्या क्या भाग होते हैं। तो प्यारे लल्ला, पत्ती का सबसे पहला भाग पड़ फलक होता है, जिसे हम लेमिना कहते हैं। पत्ती का सबसे पहला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पड़ फलक कहते हैं, लेमिना कहते हैं। ये पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है। पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग क्या कहलाता है? हमारा लेमिना कहलाता है। और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी प्यारे बच्चों, पड़ फलक में ही प्रकाश संश्लेषण होती है, लेमिना में ही प्रकाश संश्लेषण होती है। और लेमिना होती क्या है? पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है वही हमारी लेमिना है। यानी अगर बच्चों हम आपको चित्र की सहायता से दिखाना चाहें तो लेमिना क्या है? लेमिना क्या है लल्ला? लेमिना जो है ये पत्ती का चौड़ा वाला भाग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिना कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि पड़वृंत होती क्या है, पिचोइल क्या होती है, पड़वृंत क्या होती है। प्यारे बच्चों, हमारी पत्तियां तने से जिसकी सहायता से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पड़वृंत कहती हैं। पत्तियां हमारी जिसकी सहायता से तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पिचोइल कहते हैं। यानी लल्ला, मेरे दोस्त, मेरे भैया, हमारी यही क्या है? पड़वृंत है, जो तने से जुड़ी होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये क्या है लल्ला? ये हमारा पड़वृंत है, और यही क्या करता है? पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है? तो एक बात समझ में आया, पड़वृंत क्या होता है लल्ला? पड़वृंत पत्ती का वह भाग होता है जो पत्तियों को तने से जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है गुरु? अच्छा, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मध्य सिरा क्या होता है? व्हाट इज ए मिडरिप? मध्य सिरा होती क्या है? तो प्यारे बच्चों, पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है। पत्तियों के बीच में क्या होती है? एक मोटी सिरा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिप कहते हैं। पत्ती के बीच में एगो ये मोटी सिराएं होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मिडरिप कहते हैं। पत्तियों के बीच में एक मोटी मोटी सिराएं होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं लल्ला? इसी को हम मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम लोग मिडरिप कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आया मिडरिप क्या होता है? पत्तियों के बीच में मोटी मोटी सिराएं होती है, इसी को हम मिडरिप कहते हैं। अच्छा लल्ला, उसके बाद हम लोग जानेंगे सिराएं, वेनिस क्या होती हैं। प्यारे लल्ला, वेनिस क्या होती हैं? मध्य सिरा से निकलने वाली, यानी बच्चों मध्य सिरा से भी क्या होता है? छोटी छोटी सिराएं निकलती हैं। मध्य सिरा से निकलने वाली छोटी छोटी नलिकाएं जो जल और भोजन का परिवहन करती हैं,
यानी सिराओं के माध्यम से जो पौधे अपना भोजन बनाती हैं और जो जल लाती हैं, वो किसके द्वारा पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है? सिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिरा के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करती हैं। अच्छा लल्ला, तो देखो जो सिरा होती है वो क्या होती है लल्ला? जो सिराएं होती हैं, जैसे पत्तियों के बीच में आप लोग देखे होंगे ऐसे छोटी छोटी सिराएं निकली होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेन्स कहते हैं, सिराएं कहते हैं। और यही वेन्स क्या करते हैं बच्चों? जल और भोजन को ले जाने का कार्य करते हैं। यानी पत्तियों में जो छोटी छोटी सिराएं होती हैं, ये छोटी छोटी सिराएं क्या करती हैं? जल और भोजन को ले जाने का कार्य करती हैं। क्लियर है गुरु? अच्छा गुरु, उसके बाद हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टोमेटा। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं लल्ला? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को पौधों का फेफड़ा कहा जाता है। जैसे हम लोगों में फेफड़ा होता है सांस लेने के लिए ना, वैसे पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जो ऑक्सीजन और जल वाष्प का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा ही ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं और इसके माध्यम से ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी वाष्प का भी उत्सर्जन ये स्टोमेटा के जरिए करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके कारण वर्षा होती है वो हमारे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, क्योंकि पत्तियां क्या करती हैं? जल के अणुओं को वाष्प में बनाकर उड़ा देती हैं और वही फिर बरसात के रूप में हमारे हमारे लिए काम आता है। तो स्टोमेटा क्या होता है लल्ला? स्टोमेटा क्या होता है लल्ला? पत्तियों में ऐसा छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्तियों में लल्ला ऐसा छोटा छोटा छिद्र होता है, इसी छिद्र से वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है और CO2 गैस को ग्रहण करती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा के कारण पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं, यानी गैस को छोड़ने और लेने का कार्य करती हैं। क्लियर है दोस्तों? बोलो हाँ या ना। अच्छा लल्ला, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लल्ला? प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण का ये एक प्रोसेस है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया में लल्ला होता क्या है? प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है, यानी फोटोसिंथेसिस का ये पहला स्टेप है लल्ला। फोटोसिंथेसिस का क्या है? पहला स्टेप है। अच्छा, यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होती है। कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में होती है और इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसका नाम पड़ गया प्रकाशिक अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों? इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इस अभिक्रिया का नाम पड़ा प्रकाशिक अभिक्रिया। अच्छा, और प्रकाशिक अभिक्रिया की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी जो क्लोरोफिल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तब प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है? जल का विघटन होता है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? जल टूटती है। जल टूटती है। किसमें टूटती है? और बच्चों, जल के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस कहते हैं। जल के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश के ऊर्जा के कारण जल टूट जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा फोटोलिसिस। क्लियर है बच्चों? फोटोलिसिस कहते हैं। अच्छा, इससे ऑक्सीजन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी बच्चों इस जल से क्या बनता है? इस जल के टूटने से ऑक्सीजन बनता है और प्रोटॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। यानी जब क्लोरोफिल क्या करती है? प्रकाश को ग्रहण करती है, तो जो जल की अणुएं होती है वो टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? ऑक्सीजन में टूट जाती है, प्रोटॉन में टूट जाती है और लल्ला इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, यानी जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी, जो ऊर्जा होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी और NADPH बनते हैं। ठीक है, एटीपी और NADPH बनते हैं और अभिक्रिया का सरल समीकरण प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद
एटीपी और NADPH और O2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है लल्ला? ये बदल जाता है एटीपी और NADPH और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा प्रकाशिक। अब हम बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं केल्विन साइकिल या केल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? केल्विन साइकिल या केल्विन चक्र कहते हैं। अच्छा, इस चक्र में क्या होता है गुरु? अप्रकाशिक अभिक्रिया इसे जो बोलते हैं, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। इसका नाम अप्रकाशीय अभिक्रिया क्यों पड़ा? क्योंकि प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है और यह प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण है। ये फोटोसिंथेसिस का सेकेंड स्टेप है। ये फोटोसिंथेसिस का क्या है? सेकेंड स्टेप है। अच्छा, इसे डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधेरे में होती, प्रकाश की कोई नीड नहीं होती है और इसकी खोज केल्विन वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा केल्विन चक्र। यह कहां होती है बच्चों? यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। कहां होती है बच्चों? केल्विन चक्र कहां होती? स्ट्रोमा में होती है। कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं, इसमें सूर्य के प्रकाश की सीधी आवश्यकता नहीं होती, इसमें प्रकाश की कोई नीड नहीं होती। यह प्रकाशिक अभिक्रिया में बने एटीपी, यानी जो प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी के अणु बनी थी, बने एटीपी और NADPH का उपयोग करती है। और प्यारे बच्चों, इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स है लल्ला? सबसे पहला, कार्बन का स्थिरीकरण होता है, यानी कार्बन का फिक्सनेशन होता है। प्यारे बच्चों, CuO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? RuBP में बाईफास्फेट से जोड़कर 3 PGA फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल देते हैं, बनता है। ठीक है, यानी CO2 को RuBP से जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाईफास्फेट से जोड़कर 3 PGA बनाता है। क्या बनता है? 3 PGA। PGA का मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और इसमें राइबोस को एंजाइम कार्य करता है। कौन कार्य करता है? राइबोस को एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, यानी इसको बनाने का कार्य कौन करता है? राइबोस को एंजाइम कार्य करता है। अच्छा बच्चों, दूसरा इसमें जो स्टेप है, सेकेंड जो स्टेप है लल्ला, वो है रिडक्शन का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी प्यारे बच्चों, जो PGA है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है हमारा 3 PGA से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P बन जाता है। क्या बन जाता है? G3P बनता है। यहां ATP और NADPH उपयोग होते हैं, यानी ATP और NADPH के उपयोग से 3 PGA को हम किस में बदल देते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल देते हैं, रिडक्शन करा करके, अपचयन करा करके। अच्छा, एक होता है रीजनरेशन, पुनर्जनन। क्या कराते हैं लल्ला? रीजनरेशन करा देते, पुनर्जनन करा देते हैं। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों? कुछ G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं वो मिल करके RuBP बना देते हैं। क्या बना देते हैं? RuBP बना देते हैं। परिणाम अंत में क्या होता है कि अंत में जो परिणाम होता है, इसी से ग्लूकोज बन जाता है। इसी से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। और क्या इंपॉर्टेंस है लल्ला? पौधों के लिए भोजन बनता है। इसी के कारण क्या होता है? पौधों के लिए भोजन बनता है। यह ऊर्जा ATP और NADPH से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ATP और NADPH से प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अच्छा दोस्त, प्रकाश संश्लेषण के क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हमारे जीवन में फोटोसिंथेसिस के क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन खुद बना लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसके उपयोग क्या है प्यारे बच्चों? ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, जिनके कारण हम जीवित हैं। तो प्यारे बच्चा, सबसे पहला इनका उपयोग है कि भोजन का निर्माण, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जो है एक विषम पोषी जीव हैं। हम लोग क्या है?
एक विषम पोषी जीव है, यानी हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। हमारा भोजन पौधों पर आश्रित है, पौधों पर निर्भर है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही भोजन अन्य जीवों के लिए भी ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी इनके द्वारा बनाया गया भोजन वही हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए पौधे बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्हीं के कारण तो हम अपना भोजन बना पा रहे हैं। लल्ला, पौधों के कारण ही तो अपना हम भोजन बना पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण होगा तो हमें भोजन मिलेगा। अब ये मत समझना कि मेरे घर में चूल्हा जलेगा तो भोजन मिलेगा। अरे भैया, पूरे पेड़ नहीं रह जाएंगे तो आपके घर में ग्लूकोज, आपके घर में गेहूं वगैरह कहां पैदा होगा? वो भी तो एक प्लांट्स है। तो लल्ला, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही भोजन अन्य जीव के लिए भी ऊर्जा का कार्य करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण से हमें क्या होता है? भोजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अच्छा, दूसरी क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन गैस हम लोग अपने श्वसन की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनती है, यह पृथ्वी पर जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। जितने भी जीव हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके कारण जीवित है। और वो कौन देता है? पौधे छोड़ते हैं। कौन छोड़ते हैं? पौधे ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं। क्लियर है लल्ला? इसलिए प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंस है। अच्छा, दूसरी बात लल्ला, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन करना। प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगा तो हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, गर्मी बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेनेंस करने का कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं लल्ला? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके करके क्या कर रहा है? मेंटेनेंस करता जा रहा है। अगर बच्चों पौधे ना रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इतने ज्यादा हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। तो पौधे वायुमंडल से CO2 गैस को ग्रहण करते हैं, इससे वातावरण में गैसों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो गैसों का मेंटेनेंस बना रहता है, किसके कारण? क्योंकि पौधे CO2 गैस को ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, ओके लल्ला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत मैंने बताया कि पौधों के जरिए ही हम लोग ऊर्जा मिलती है। यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो पौधों के जरिए ही करते हैं, क्योंकि हम लोग एक विषम पोषी जीव हैं। और पौधा क्या है? स्वपोषी जीव, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो प्यारे साथियों, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी यही हमारा पौधा सूर्य के ऊर्जा को क्या कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और यही ऊर्जा खाद्य श्रृंखला का आधार है। इसी के कारण हमें भोजन वगैरह बन पाता है। ठीक है लल्ला? अच्छा, जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व काफी हद तक प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। यानी प्यारे बच्चों, हमारा जीवन यहाँ जो संभव है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण संभव है। अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहां पर वृक्ष ही नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, वहां जीवन संभव नहीं है। यहाँ जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पौधे हैं जो ऑक्सीजन गैस को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व काफी हद तक किसके कारण है? प्रकाश संश्लेषण के कारण है। ओके बच्चों, देन हम लोग जानेंगे कि विषम पोषी पोषण होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ए हेट्रोफिक न्यूट्रिएशन? विषम पोषी पोषण क्या होता है बच्चों? विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब प्यारे लल्ला मेरे विषम पोषी पोषण है। ठीक है, अच्छा, इन्हें कुछ भागों में बांटा गया। विषम पोषी पोषण को कुछ भागों में बांटा गया। पहला होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण क्या होता है? जीव भोजन को ग्रहण करके पचाते हैं। ये जीव जो होलोजोइक होते हैं वो अपने भोजन को ग्रहण करके क्या करते हैं? पचाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया आदि, ये सब क्या है भैया? भोजन को ग्रहण करके अपने जीव भोजन को पचाते हैं। अच्छा, एक होता है परजीवी, पैरासिटिक जीव। जीव दूसरे जीवों के शरीर पर, ये जो जीव होते हैं दूसरे जीवों के
शरीर पर या अंदर रहकर उनसे भोजन लेते हैं। ठीक है, उनसे भोजन लेते हैं। जैसे जुआ हम लोगों के सिर में रहता है, बिना हम लोगों को मारे धीरे धीरे खून खून चूसता रहता है ना, खून खून चूसता रहता है। ठीक है, तो जुआ हो गया। तो जुआ वगैरह क्या है? परजीवी है। जुआ वगैरह क्या है? परजीवी है। अच्छा, एगो होता है मृतोपजीवी, मरने के बाद जो भोजन ग्रहण कर ले। तो जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। यानी वे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अच्छा लल्ला, उसे क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके प्यारे साथियों, ओके प्यारे बच्चों, तो इतना ही। आप बहुत ढेर सारा प्यार और स्नेह अपने छोटे भाई को दीजिए।